वेलकम क्लास, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गतिमान क्लासेस पर। और बढ़ते हैं आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस की सीरीज़ की तरफ। और ये क्वेश्चन लास्ट आपके 20 तक हो चुके थे, उन्हीं से आगे की सीरीज़ है ये। और पहला क्वेश्चन है इसमें, टी मॉल्थस ने द मॉल्थुशियन थ्योरी नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो कि संबंधित है निर्धनता से, बेरोजगारी से, जनसंख्या से या फिर अर्थव्यवस्था से। तो क्लास द आंसर विल गोज टू ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे माल्थन साहब थे, इनका कहना था कि जनसंख्या जो है दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जबकि जो संसाधन है वो हमारे क्या होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस की फॉर्म पर बढ़ते हैं। मतलब ये इनका कहना था कि जो जनसंख्या है वो हमारी 1 2 4 6 8 इस फॉर्म पर बढ़ती है, जबकि जो हमारे संसाधन का इंक्रीमेंट है, संसाधन की बढ़ोतरी है, वो 1 2 3 4 5 मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ती है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि आफ्टर 25 ईयर्स यानी कि 25 साल बाद जो जनसंख्या है वो हमारी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो माल्थस का सिद्धांत था ये किससे रिलेटेड था? जनसंख्या से। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ये फर्स्ट ऑप्शन, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका तथा इंग्लैंड के राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से रिलेटेड है। तो क्लास इसका आंसर आपका है कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। एक्चुअली पार्टीगेट जो स्कैंडल है ये था क्या कि जब कोविड-19 महामारी थी उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी को पता है कि सब जितने भी आपके सोशल गैदरिंग थी सब जगह आपका प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी सोशल गैदरिंग या कोई भी पार्टी नहीं होगी। तो उस समय क्या हुआ था कि सरकार तथा जितनी भी कंजर्वेटिव पार्टियों की जो सभाएं थी उसका एक राजनीतिक घोटाला था कि जब प्रतिबंध लगा हुआ था उसके बावजूद इन्होंने उस कोविड-19 का जो प्रतिबंध उनका उल्लंघन किया और एक सभा का या एक पार्टी का आयोजन किया। प्लस एक और चीज़ की क्लास टाइम में कमेंट आया था कि या तो पूरा हिंदी में बोलिए या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है वो बाइलिंगुअल ना हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो ये कोई आपका क्राइटेरिया नहीं डिवाइड है कि जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं तो ये कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर आप सिर्फ हिंदी में बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलिए। हिंदी में जिन्हें समझना है वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में, क्योंकि कॉमन सी बात है कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आते, तो आप क्या करते हो, आप इंग्लिश वर्जन के साथ जाते हो ना कि इंग्लिश वर्जन में इसका शब्द क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब हम कुछ शब्दों के साथ जितना कंफर्टेबल होते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप लोगों ने कभी विज़िट किया होगा तो अक्सर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो चलाते हैं वो अक्सर सिग्नल को सिंगल बोल देते हैं कि भैया जल्दी करो, सिंगल हो गया। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब कम पढ़ा लिखा है या इलिटरेट पर्सन है या उसको कुछ किसी दर्जे तक पढ़ा हुआ है, मतलब 6 7 8 तक ही पढ़ा हुआ है, तो वो क्यों इंग्लिश बोल रहा है, क्यों हिंदी में बात नहीं कर रहा है। तो ये जिन्होंने भी कमेंट किया था तो उनके लिए भी है कि जब आप उस सेंचुरी पर हैं जहाँ पर चीज़ें आपके लिए बाइलिंगुअल अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि जस्ट यू हैव टू गो विद द ओनली वन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ हिंदी और ओनली इंग्लिश। आई थिंक दिस इज़ द मोर एफिशिएंट लैंग्वेज कि आपको चीज़ें दोनों लैंग्वेज में अगर क्लियर होती हैं तो दिस इज़ द टू मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। और इफ़ यू प्रेफर ओनली इंग्लिश और हिंदी तो एक्चुअली दिस इज़ द योर माइंडसेट प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिर्फ बता रही हूँ कि चीज़ें आप एक्सेप्ट करने की आदत बनाइए, प्रॉब्लमेटिक फीचर्स मत बनिए कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि नहीं आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इन्फ्लुएंजा का, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के रोग का यानी कि मस्तिष्क ज्वर का, या फिर निमोनिया का, या फिर काली खांसी का। तो जो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है इसका ऑप्शन है आपका बी, ये छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का एक आंसर विल बी सी। बेसिलस इन्फ्लुएंजा है जो कारक है वो निमोनिया का है। मस्तिष्क ज्वर क्या है कि कभी कभी दिमाग में बुखार चढ़ जाने के या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि डायरेक्ट आपके माइंड पर अटैक करते हैं वो आपका मस्तिष्क होता है, बेसिकली छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। और काली खांसी भी आपका एक ऐसा ही इन्फेक्शन डिजीज़ है। और इन्फ्लुएंजा भी, मतलब जितने भी आपके बाकी के सारे आपके क्या हैं, कहीं ना कहीं जितने भी हैं ये इन्फेक्शन जनरेट डिजीज़ हैं आपकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं नहीं, गैसेज नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मीथेन एंड डी ऑर्गन। क्लास सबसे पहले तो क्वेश्चन था हरित गैसेज होती क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी ये है, मतलब किसी पर्टिकुलर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के एक पॉल्यूशन लेवल ही है ये, लेकिन एक छोटे लेवल पर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे आपके, और इन गैसेस में ओजोन भी इन्वॉल्व है जो कि क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूशन में आती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन आपके ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको रेडियो एक्टिव बोल रही हूँ, जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 0 ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मतलब जो पूरी तरीके से सफिशिएंट होते हैं, वो सीरीज़ अगर आपको याद हो तो ऑर्गन गैस उसमें आती है। और उसमें आपकी 3 और गैसें हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो आर्गन उसमें आती है, इसलिए आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो क्लास ये बात है उस समय की जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था और वहाँ से जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन्हें इंडिया वापस लाना था। तो ये ऑपरेशन आपका रिलेटेड है ऑपरेशन गंगा से, मतलब जिस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया था उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन हिमालय, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 को। और ये एक ऐसा दुनिया का पहला आश्चर्यजनक अभियान था जिसमें जो सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है वहाँ पर जाकर के युद्ध क्षेत्र में पहली बार अभ्यास करना था। ऑपरेशन यमुना क्या था आपका, कि जंगल में छुपे हुए बदमाशों को, जो कि लेट नाइट या कभी इन द सीज़न ऑफ समर जंगल में जो बदमाश छुपे होते थे वो राह चलते हुए लोगों को लूटने का काम करते थे। और ये पूरा एक गैंग था जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग थे वो भी इसमें इंगेज होते थे, ठीक है। ऑपरेशन गोदावरी नदी की सफाई से रिलेटेड है और इसे दक्षिण गंगा ऑपरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? क्लास 1 मिनट, कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यानी कि जिसमें प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना है उनके अंतर्गत लक्षित समूह में आपका आते हैं। तो क्लास सबसे पहले तो आपका ऑप्शन जो इसमें जाता है वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, मतलब कि ये योजना क्यों शुरू की गई थी। तो ये योजना एक्चुअली जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए शुरू की गई थी कि ताकि
जो वो सामान बेचते हैं, जो भी उनकी सेलिंग होती है, उसको और थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें आपके स्ट्रीट वेंडर आते हैं इस योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप द्वारा हुई है। तो क्लास इसमें जो कूट के चयन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें आंसर आपका जाएगा केवल 1 के साथ। केवल 1 के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि जो 3 देशों का समूह है आपका वो है मलेशिया, ब्रुनोई और दक्षिण में इंडोनेशिया। एक्चुअली लिखा है ना कि 3 देशों में विभाजित है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो बोर्नियो द्वीप है वो आपका 3 देशों में है, मलेशिया, ब्रुनोई और दक्षिण के इंडोनेशिया। तो द राइट आंसर विल गोज टू द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कूट के चयन में केवल बात करें तो केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, जिसमें आपके अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के कार्य पूछे गए हैं। तलार, पट्टलकोल, सहसाधिपति और बलादेव। क्लास इसमें जो आपका तलार है वो जाएगा आपका रात्रिकर्मी सुरक्षा, जो रात्रि सुरक्षा कर्मी होते हैं उनका अधिकारी होता था। कौन? तलार। तो ए का क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन नंबर देख लीजिए। कूट के चयन में क्या है? ABCD में पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। ए का थर्ड मैंने बोला, ए का थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, तभी आप गेस कर पाओगे। तो तलार क्या थे? आपके रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी थे। जो पट्टलकोल थे ये क्या थे? ग्रामीण कर की वसूली करने वाला, ऑप्शन नंबर 4। और जो सहसाधिपति थे ये इनका ये जो सहसाधिपति है, इस शब्द का वर्णन भारतीय एपिग्राफिकल शब्दकोश में किया गया है, ठीक है। और ये न्यायिक अधिकारी या पुलिसकर्मी या पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। और बलाधिप आपके क्या होते हैं? चुंगी का सुरक्षक। ध्यान रखिएगा। तलार क्या हुआ? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सॉरी, तलार क्या है आपके? रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी। पट्टलकोट क्या है आपके? ग्रामीण कर की वसूली करने वाले। सहसाधिपति क्या है? चोरी डकैती या मुकदमे के अधिकारी। और बलादीप क्या है? चुंगी का सुरक्षक। देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि सहसाधिपति क्या है? न्यायिक या पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है? चोरी या डकैती के मुकदमे का अधिकारी। तो देखिए हमें 1, 3 और 4 ऑप्शन मैच कर गया है, सिर्फ सेकेंड नंबर आपके पास बच रहा है। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो हमें ऑप्शन नहीं बच रहा है वो, मतलब जो हमारा राइट आंसर वेयर है, अगर उसके बाद हमें कोई दूसरा ऑप्शन लिखा मिल रहा है तो हमारा राइट आंसर भी वही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो क्लास इसका आंसर होगा जैन, ठीक। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य: रमेश तावड़कर, कुलतार सांधवन, टी सत्यव्रत, रितु खंडारी। जो आपके रमेश खंडावड़ हैं ये आपके चुने गए कहाँ से? गोवा से। कुलतार जो सांधवन है ये पंजाब से, टी सत्यव्रत मणिपुर से और रितु खंडारी उत्तराखंड से। तो ये जो आपका राइट आंसर वेयर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4। तो क्लास ये थी हमारी आज की क्लास। और टोटल हमारे वैसे तो 21 to 30 क्वेश्चन हैं और ऐसे हमारे आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बाकी आपके सजेशंस का हार्टली वेलकम है, बट सजेशन लॉजिकल और सही होने चाहिए। देन दे मोस्टली दे एक्सेप्टेड बाय द हार्ट, ओके। बट अब अगर आप जैसे अभी जो मैंने लास्ट अभी आपको सेशन के बीच में बताया कि प्लीज़ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, तो एक्चुअली दिस इज़ द नॉन, मतलब अतार्किक बात है ये, जिसका कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आपके सजेशन का बहुत स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू।